हेलो, जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। चलिए, आज के लेक्चर में देखना है हमको क्या, राज्य राज्य, राज्यपाल और विधानमंडल के बारे में हमें देखना है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने न्यायिक व्यवस्था या न्यायपालिका के बारे में हमने देखा था। भारतीय न्यायपालिका, है ना, भारतीय न्यायपालिका के बारे में देखा था। भारतीय न्यायपालिका के बारे में देखा, जुडिशरी सिस्टम। इसमें हमने जो है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अलग जो है कि सेशन कोर्ट और उनके जजेस, उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी नियुक्ति, उनकी शपथ पत्र, है ना, उनके वेतन वगैरह के बारे में हमने प्रॉपर वहां पर डिस्कस किया था। एक आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, साथ ही साथ जो है कि आपके 25 जो है कि आपके हाई कोर्ट है। हमने ये भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में आपके 33+1 यानी कि 34 जो है कुल जजेस हैं। वहां पे मैंने आपको ये भी बताया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है उसके लिए चार दीवारी इट मींस कि सुप्रीम कोर्ट का की जो बिल्डिंग है वो कंपलसरी नहीं होती है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है ओवरऑल इंडिया कहीं पे भी जो है कि अपनी सुनवाई कर सकता है, ये हमने प्रॉपर देखा था। ये भी मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनने से पहले संसद से ही सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई चली थी। ये प्रॉपर हमने सारी चीजें देखी थी। ठीक है, आज के क्लास में हमने राज्य, राज्यपाल, विधानमंडल, है ना, विधानसभा से रिलेटेड और विधान परिषद वगैरह के बारे में हम देखेंगे। सीएम वगैरह, मुख्यमंत्री के बारे में देखेंगे, मुख्यमंत्री का चुनाव नियुक्ति वगैरह कैसे होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले राज्यपाल की बात करेंगे। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल के बारे में दो तीन चीज याद रखिए। क्या चीज? राज्यपाल सबसे पहले जो है ना, ध्यान दीजिए इस बात का, जो राज्यपाल है, राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होता है। एजेंट की तरह काम करता है, एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, वो केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है। कहां पे? राज्य सरकारों में। उसकी नियुक्ति देखें तो नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट नियुक्ति करता है। शपथ और शपथ पत्र कौन दिलाता है, यानी कि शपथ वगैरह, ओथ वगैरह दिलाने का कौन काम करता है? तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। इट मींस कि ये हुआ कि जिस भी राज्य में किसी नए राज्यपाल की नियुक्ति होगी, उस जो है कि राज्य की जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, वो जो है कि उनको शपथ जो है कि दिलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये बात हो गई। बना कब तक रहता है? कोई जैसे राज्यपाल बन गया, तो राज्यपाल बन गया तो कब तक बना रह सकता है अपने पोस्ट पे? तो जब तक, जैसे भगवान देखा हो ना फोटो में, भगवान का आशीर्वाद मिलता रहता है भक्त का, वैसे ही जब तक राष्ट्रपति का आशीर्वाद मिलता रहेगा, है ना, राष्ट्रपति का आशीर्वाद जैसे मिलता रहेगा, प्रसाद मिलता रहेगा, वह उतने देर तक जो है कि राज्यपाल अपने पोस्ट पे बने रहेंगे। यानी कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, है ना, जब तक राज्यपाल का प्रसाद मिलता रहेगा तब तक वो जो है कि अपने पोस्ट पे बने रहेंगे। ये सारी बातें होती। ठीक है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, है ना। वेतन और भत्ते के बारे में बात करें तो 3.5 लाख रुपया जो है कि उनको सैलरी एंड वेजेस मिलता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में दो बातें याद रखना है जो आपसे अक्सर पूछा जाता है। पहली चीज क्या है कि भारत की प्रथम भारतीय महिला, है ना, प्रथम भारतीय महिला जो राज्यपाल बनी थी। एक तो ये है
भारत की प्रथम भारतीय महिला जो राज्यपाल बनी थी, कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। तो यहां से कई तरह से प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, किस राज्य की थी, ये यहां से प्रश्न बनता है। तो ये चीज यहां पे बात हो गई। साथ साथ एक और फैक्ट पूछा जाता है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। ओवरऑल देखो, ओवरऑल एक ये भी पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम महिला अध्यक्ष। तो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो आ जाएंगी आपकी एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो भारतीय महिला अध्यक्ष में आ जाएंगी कौन? आपकी सरोजिनी नायडू। तो यहां से ये 3-4 प्रश्न जो है कि बनते हैं, जो आपसे अक्सर जो है कि छोटे छोटे एग्जाम्स में, सीटेट वगैरह में, है ना, पूछे जाते हैं, ठीक है। राज्य की मंत्रियों की मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री होता है। अब मुख्यमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया या अनाउंसमेंट 2 टाइम पे होती है। एक तो चुनाव से पहले, जैसे किसी राज्य में इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है, जैसे अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, इसी साल बिहार में क्या होगा? विधानसभा का चुनाव होगा। तो इसमें सीएम पद 2 तरीके से चुना जाता है, पहला तो बिफोर इलेक्शन, दूसरा आफ्टर इलेक्शन। बिफोर इलेक्शन कभी कभी क्या होता है कि कोई नेता बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, उसके काम बहुत अच्छा होता है, या ग्राउंड लेवल पे वो वर्क बहुत ज्यादा किया होता है, तो इस कंडीशन में होता यह है कि उसको पहले ही सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका गुडविल अच्छा है, उसका कैरेक्टर अच्छा है, उसने वर्क अच्छा किया है, उसका लोगों में पकड़ अच्छी है। तो अगर वो सीएम कैंडिडेट होगा तो उस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीट मिलने की चांसेस होते हैं। तो इस कंडीशन में पहले ही आपको सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई अलायंस जो है कि एक साथ मिल, यानी एक से ज्यादा पार्टियां एक साथ मिलकर अलायंस में जब चुनाव लड़ती हैं, तो अलायंस में चुनाव लड़ने, यानी गठबंधन में जब चुनाव लड़ती हैं, तो गठबंधन में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में यह होता है कि यह डिसाइड नहीं हो पाता है कि हमारा सीएम कौन होगा। तो वो ओपन टू ऑल करके, यानी कि विदाउट सीएम कैंडिडेट जो है कि वो अपना इलेक्शन लड़ती हैं, और इलेक्शन लड़ने के बाद जब उनको बहुमत मिल जाता है, तो बहुमत मिल जाता है तो मीटिंग होती है, जो आपके विधानसभा सदस्य हैं उनकी मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद प्रॉपर जो सारे जो है कि लोग हैं, जो चुने गए हैं विधानसभा सदस्य, वो सारे लोग मिलके अपना एक लीडर जो है कि चुनेंगे, यानी कि चीफ मिनिस्टर को चुनाव करेंगे, और चीफ मिनिस्टर प्रॉपर अपनी लिस्टिंग लेके राज्यपाल के पास जाएगा और कहेगा कि देखिए हमारे पास बहुमत है, हमारे पास बहुमत है, और हमें आप सरकार बनाने की जो है कि आज्ञा दीजिए। तो राज्यपाल इन्हें कहेगा ठीक है, हम आपको इस तारीख को शपथ दिलाएंगे, और इस प्रक्रिया से जो है कि सीएम का चुनाव हो जाता है। तो ये दोनों तरीके से सीएम का चुनाव होता है, इस चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। चाहे सीएम को त्याग पत्र देना हो तब भी राज्यपाल के पास जाएगा। मान लीजिए कि विशेष कंडीशन में, विशेष परिस्थिति में, अगर किसी पार्टी के पास, किसी जो है कि राज्य सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो बहुमत नहीं है तो उस स्थिति में अपना त्याग पत्र देगा किसे? राज्यपाल को, ठीक है। और अगर नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। शपथ कौन दिलाएगा? चाहे सीएम हो, चाहे आपके राज्य के मंत्री हो, उनको जो है कि शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल दिलाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज ये है कि जो विधानसभा में मंत्री परिषद बनती है,
मंत्री परिषद में कोई भी मंत्री बन सकता है। कोई भी मंत्री बन सकता है, कोई भी मंत्री। उसके लिए विधानसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। विधानसभा का, यहां पे लिखा होगा कहीं पे, ये देखिए ये लिखा हुआ है, राज्य विधानसभा के सदस्य बने बिना कोई भी व्यक्ति राज्यसभा में मंत्री पद ग्रहण कर सकता है। सेम वैसे ही जैसे आपके केंद्र सरकार में होता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो या ना हो, वो मंत्री परिषद 6 महीने के लिए ग्रहण कर सकता है। 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी सदन की, और 6 महीने के अंदर अगर सदस्यता ले लिए तो मंत्री पद बना रहेगा, नहीं तो चला जाएगा। सेम विधानसभा में है कि वहां पे 6 महीने था, या 6 जो यहाँ पे भी 6 क्या है, 6 मास है, यानी कि 6 महीने यहाँ पे भी है, तो 6 महीने के लिए वो मंत्री पद ग्रहण कर लेगा, बशर्ते ये है कि 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा में या विधान परिषद में अपनी सदस्यता लेनी पड़ेगी, अन्यथा की स्थिति में उसका मंत्री पद चला जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति है और राज्यपाल है, दोनों के पास देखेंगे तो सजा, जो आपके जुडिशरी सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम में पनिशमेंट दिया जाता है, जो सजा दी जाती है अपराधियों को, उस सजा को खत्म करने या माफ करने की पावर होती है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। साथ साथ राज्यपाल के पास भी वो पावर होती है, बशर्ते एक कंडीशन है, एक कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है, राज्यपाल फांसी की सजा माफ नहीं कर सकता। माफ नहीं कर सकता। ठीक है, फांसी की सजा को वो उम्र कैद में बदल सकता है, नेचर चेंज कर सकता है, लेकिन इसे जो है कि माफ नहीं कर सकता। माफ, फांसी की सजा माफ करने के पास पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल के पास ये पावर नहीं है। इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना है। ठीक है, ये छोटी छोटी जो ट्रिक वाली चीजें होती है ना, यही एग्जाम में पूछी जाती है और यही चीजें आपको क्या होती है, फंसा देती है। जैसे राष्ट्रपति के पास भी जो आपके न्यायपालिका द्वारा जो सजा दिया जाता है, न्यायपालिका के द्वारा जो सजा दी जाती है, राष्ट्रपति भी माफ कर सकता है, राज्यपाल भी माफ कर सकता है, लेकिन फांसी की सजा को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। ये एक एक्सेप्शन जो है कि अपवाद है ना। हाँ, उसका नेचर चेंज कर सकता है कि फांसी की सजा है, उम्र कैद में बदल देगा, लेकिन माफ नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विशेष परिस्थिति में यानी कि बहुमत नहीं होने पर, अब मान लीजिए कि बहुमत नहीं है, अब दो कंडीशन ऐसी बनती है, दो कंडीशन। जैसे सामान्य तौर देखा जाए तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। 25 वर्ष आपने पूरा किया तो आपको विधानसभा में इलेक्शन लड़ने का राइट आपको क्या हो गया, मिल गया, एलिजिबल हो गए आप। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है विधानसभा का, तो 5 साल का होता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति मतलब कि पहला हो गया क्या, बहुमत न होने की स्थिति में, बहुमत न होने की स्थिति में क्या होगा, विधानसभा को राज्यपाल समय 5 साल से पहले भंग कर देगा। या फिर राज्य में कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में, किसमें, राज्य में कानून व्यवस्था भंग होने स्थिति में विधानसभा को 5 साल से पहले भंग करके ही राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर देगा कौन, राज्यपाल। किससे, सेंटर से।
ठीक है, ये दो कंडीशंस होती हैं भंग करने की, है ना। कार्यपालिका की प्रमुख शक्ति कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल के बारे में एक चीज और है कि राज्यपाल जो है कि राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। क्या होता है? राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति होता है, और उसकी अगर वाइफ है तो देश की प्रथम महिला हो जाएंगी, है ना। और अगर महिला ही, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी जो है कि क्या है, आपके राष्ट्रपति हैं, तो देश की पहली जो है कि आपकी महिला कौन हो जाएंगी? द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएगा? उनका हस्बैंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीजें जो है कि डिसाइड की जाती है ना। और केंद्र सरकार सारा काम राष्ट्रपति के नाम से करेगी, और राज्य सरकार सारा काम राज्यपाल के नाम से करेगी। क्यों? क्योंकि आपके राज्य में राज्य कार्यपालिका का जो हेड होता है वो राज्यपाल होता है। केंद्र सरकार में केंद्र जो है कि सरकार का हेड जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। भारत में विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद होता है। देखिए, अब विधान परिषद होता है, एक संरचना पाई जाती है विधान परिषद। जैसे केंद्र में देखेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा अपर सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। लोकसभा में लोग चुन के जाते हैं, जबकि राज्यसभा में लोगों की नियुक्ति होती है, ठीक है। सेम वैसे ही है, विधानसभा लोअर सदन है, निम्न सदन है, जबकि विधान परिषद अपर सदन है। विधानसभा में लोग चुन के जाते हैं, जबकि विधान परिषद में लोग नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि सिर्फ 6 राज्यों में, यहाँ पे लिखा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा होगा सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है, सिर्फ 6 राज्यों में। और इस पे जो है कि आप स्टार मार्क कर लीजिए इस तरीके से, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए, 6 है, पता होना चाहिए। 6 राज्यों में सिर्फ विधानसभा है। कौन कौन से राज्य हैं? तो ये आपके हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना। यहाँ पे 6 राज्यों में आपके विधान परिषद है। साथ ही साथ एक चीज याद रखिए, अगर कोई राज्य, जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है, जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है सॉरी जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है, वो राज्य अगर लिखित रूप में केंद्र सरकार से यह आग्रह करे, लिखित रूप में, कि आप हमारे यहां विधान परिषद का गठन कीजिए या फिर उसको बनाइए, तो इस दशा में केंद्र सरकार जो है कि उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर देगा। ये ऐसा प्रावधान जो है कि है ना। यहाँ पर राज्यों की विधानसभाओं द्वारा यानी केंद्र जो है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के विधान परिषद गठन भंग कर सकती है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि गठन भी कर सकती है, साथ ही साथ अगर कोई किसी राज्य को लगता है कि फालतू का खर्चा है, बेवजह जो है कि सरकार का खर्चा बढ़ रहा है, इसका कोई विधान परिषद का बहुत ज्यादा रोल है नहीं, इस कंडीशन में अगर वो लिखित रूप से आग्रह करता है, सिफारिश करता है, तो उसे भंग भी किया जा सकता है, यानी हमेशा हमेशा के लिए विधान परिषद को खत्म भी किया जा सकता है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभा है,
सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभा, एक दिल्ली है, दूसरा जम्मू कश्मीर में। 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभा है। ये विशेष है और ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। यदि किसी संसद सदस्य को किसी राज्य का, अब होता क्या है देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित यहां पे है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो पार्टियां होती हैं, पार्टियां वो या तो अपने किसी बुजुर्ग यानी कि जो बहुत ज्यादा एज के हो गए हैं, पार्टी मेंबर को एज ए गवर्नर अपॉइंट करते हैं, है ना, नियुक्ति करते हैं, या फिर कोई बहुत ज्यादा प्रभावी इन्फ्लुएंस्ड पर्सनालिटी है जिससे पार्टी को इलेक्शन में फेवर मिल सकता है, फायदा मिल सकता है, तो ऐसे लोगों को जो है कि राज्यपाल के तौर पे नियुक्त किया जाता है। या पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं उनको जो है कि राज्यपाल पद पे नियुक्त किया जाता है। तो इस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि कोई मान लीजिए कि लोकसभा या राज्यसभा में मेंबर है बट उसकी एज बहुत ज्यादा है, तो एज बहुत ज्यादा है तो पार्टी कहती है कि देखिए अब आपका ये जो है कि आपका इतनी जो है कि ताकत नहीं रह गई है कि आप रैली करें, आप इलेक्शन लड़ें, अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, यूथ को आगे आना चाहिए, यूथ जो है कि लीड करे, जो है कि लोगों को, है ना, नेता जो है कि नए नए नेता निकल के आए। तो इस कंडीशन में पार्टियां जो है कहती हैं कि अब आप चुनाव लड़ना बंद करते हैं, और इस परिस्थिति में उस व्यक्ति को नाराज होने से बचाने के लिए, कि वो व्यक्ति नाराज ना हो जाए, इसके लिए राज्यपाल का पद उन्हें ऑफर किया जाता है कि आप इलेक्शन लड़के ना छोड़िए, आप चेयर पे बैठिए, बढ़िया मस्त जो है कि आप एक घर में बैठिए, ऑफिस में बैठे रहिए, और कुछ इधर उधर आपको भागा दौड़ी वाला काम करने की जरूरत नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर कोई लोकसभा मेंबर है या किसी सदन का मेंबर है और अगर उसको किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है, तो नियुक्ति के डेट और समय से ही उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है। यही चीज यहाँ पे बात बताई गई है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। राज्यपाल के पास ही नहीं, राष्ट्रपति के पास भी अध्यादेश जारी करने के जो है कि शक्ति होती है। 6 महीने के अंदर अगर उसे संसद में पास नहीं किया गया तो वो आपका अध्यादेश खत्म हो जाता है, कानून नहीं बन पाता है। जबकि 6 महीने के अंदर अगर उसे संसद में डिस्कशन करके, उस पर वोटिंग करके और उसे एज ए कानून अगर मान्यता दे दी जाती है तो वो कानून बन जाता है। सेम वैसे राज्यपाल की कंडीशन में है कि राज्यपाल के पास भी आपके पास अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने की जो है कि कैपेसिटी या पावर होती है, वो जारी करता है। कितने समय के लिए? 6 सप्ताह के लिए जारी करता है। अगर 6 सप्ताह के अंदर वह जो है कि विधानसभा में डिस्कस वगैरह होके उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसको सही से करके जो है कि आपको अगर वहां पे पास कर दिया जाता है तो वो कानून का रूप ले लेता है और आगे भी एज इट इज जारी रहता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इस कंडीशन में वह अध्यादेश समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे राज्यों में राज्यपाल होते हैं वैसे ही केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश में आपके एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली के एलजी और अरविंद केजरीवाल में क्या हो गया, मनमुटाव हो गया, टकरार हो गया, किसी मुद्दे पे लेकर जो है कि समस्या खड़ी हो गई है, एलजी अपनी बात पे अड़ गए हैं और दिल्ली के जो है कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है कि अपनी बात पे अड़ गए हैं, दोनों में टकराव हो गया, दोनों सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। इस तरह के बहुत सारे आपको जो है कि न्यूज सुनने को आपको मिला होगा, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। जो राज्य है, राज्य के राज्यपाल होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब अनुच्छेद यहां पे बात की गई, अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160 में क्या है? तो अनुच्छेद 160 में ये है कि अगर किसी विशेष परिस्थिति में राज्य के राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है, क्या हो जाता है? राज्य के राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है। इसका मतलब कि अगर डेथ वगैरह हो जाती है या त्याग पत्र दे देते हैं असमय, उस कंडीशन में एक्टिंग गवर्नर के रूप में जो स्टेट है, स्टेट के हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, उसे एक्टिंग गवर्नर के रूप में
अस्थायी तौर पे कार्यवाहक रूप में उसे रख दिया जाता है, एक्टिंग गवर्नर यानी कि कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में उसे रखा जाता है। किसे? उस राज्य के हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिया गया है। गुजरात में कुल 33 जिले हैं, है ना। हरियाणा के राज्यसभा में कुल कितने हैं? 90 विधानसभा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान ये रखना है आपको कि विधानसभा की सीटों वाला और जो लोकसभा की सीटों वाला जो आपका सेक्शन है, वहां पे थोड़ा सा आपको काम ये करना है, होमवर्क ये काम करना है कि पिछले साल 2-4 जितने भी विधानसभा में चुनाव हुए हैं उनमें सीटों की संख्या आपको पता होनी चाहिए, उनमें लोकसभा की सीटों के भी पता होना चाहिए, राज्यसभा की सीट विधानसभा की सीटों का भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ कौन से पार्टी जो है कि वहां पे जीत के रूल कर रही है और कितने जो है कि सीट जीत के वो सरकार बनाई, ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ अगले 1 साल के अंदर, ये 6 महीने के अंदर किन किन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां पे कितने लोकसभा की सीट है और कितने राज्यसभा की सीट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें आपको यहां से थोड़ा सा आपका ये होमवर्क है, तो इसको आप इस लेवल पे करना है। ठीक है, चलिए। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। 1995 में बॉम्बई का नाम बदल के मुंबई रखा गया। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है, बट अभी के तौर पे बिहार में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है, जो अलायंस की गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी और नीतीश कुमार मिलके जो है कि यहाँ पे सरकार बनाए हुए चल रहा है। ठीक है, राज्यपाल की न्यूनतम एज कितनी है? 35। राज्यपाल की न्यूनतम एज 35 है। ठीक है, मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को औपचारिक रूप से राज्य का दर्जा दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो स्टेट का स्टेटस है मिजोरम को कब दिया गया? 20 फरवरी 1987 को। नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान 371 ए में है। ठीक है, राज्य में वैधानिक मशीनरी बिगड़ जाने पे यानी कि कानून व्यवस्था फेल हो जाने पे, कानून व्यवस्था विफल हो जाने पर, विफल हो जाने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल करता है। जब भी किसी राज्य में कानून व्यवस्था विफल हो जाएगी, फेल हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, इस कंडीशन में राज्यपाल लिखित रूप से राज्य की जो स्थिति है उस स्थिति का वर्णन करते हुए केंद्र सरकार को सूचित करेंगे, राष्ट्रपति को सूचित करेंगे और उसके बाद को वहां पे बताएंगे कि यहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत विफल हो चुकी है, अराजकता फैली हुई है, कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है, मशीनरी फेल हो चुकी है। इस कंडीशन में यहाँ पे जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ये राज्यपाल करते हैं सिफारिश और राज्यपाल के सिफारिश पे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, मणिपुर और इनमें से मणिपुर जो है कि संघ शासित प्रदेश नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो सारी चीजें तो ये चूंकि पॉलिटी का पार्ट नहीं है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में ये सारी चीजें आएंगी, स्टेट कौन कौन से, स्टेट के बॉर्डर कौन कौन से, स्टेट के मेन फीचर कौन कौन से हैं, साथ ही साथ कौन से स्टेट का जो आपका बॉर्डर है किस स्टेट से या किस इंटरनेशनल जो है कि कंट्री से शेयर करता है, और साथ ही साथ वहां पे आपको केंद्र शासित प्रदेश सारा डिटेल में वहां पे देखने को और उनकी राजधानी वगैरह देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे बात की जाती है कि इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं सीटेट वगैरह में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 8 ही केंद्र शासित प्रदेश, 28 को तो याद रखना नहीं है, ठीक है, लेकिन 8 को आपको याद रखना है। 8 में देखेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए क्या, सबसे पहले देखिए आप दिल्ली, दिल्ली देखिए, दिल्ली के जस्ट ऊपर आइए, जस्ट ऊपर, दिल्ली के जस्ट ऊपर आएंगे चंडीगढ़, है ना, दिल्ली के जस्ट ऊपर क्या कीजिए चंडीगढ़,
चंडीगढ़ से और ऊपर जाइए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के साइड में आ जाइए लद्दाख। तो यानी कि दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, है ना। ये दिल्ली हो गया, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। फिर वहां से एंटी क्लॉकवाइज आइए, एंटी क्लॉकवाइज आइए, तो एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो यहाँ पे गुजरात, गुजरात, तो गुजरात वाले में आपके दादर नागर हवेली और दमन दीव, क्या चीज है, दादर नागर हवेली और दमन दीव, 4 हो गया। उससे जस्ट नीचे आएंगे तो नीचे आएंगे या तो आपको पुद्दुचेरी पड़ेगा, पुद्दुचेरी एक से ज्यादा राज्यों में जो है कि आपका लोकेटेड है, तो पुद्दुचेरी है, साथ साथ आपका लक्षद्वीप है, क्या क्या है, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप है। तो ये आपका क्या हो गया, कितने हो गए, 4 2 6 हो गए, 4 2 कितने हो गए, 6 हो गए। उसके बाद अब बचता है क्या, दिल्ली, दिल्ली हो गया, है ना, क्या क्या हो गया, अपन लिख ही लेते हैं, दिल्ली, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख के बाद देखेंगे तो यहां पे आ जाइए दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, प्लस दमन दीव, दमन दीव कितने हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। नीचे आ जाइए, नीचे आएंगे तो ये आप वहां पे आ जाएंगे आप पौंडीचेरी, पौंडीचेरी या पुद्दुचेरी जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप हो गया। उसके बाद एक बच गया अंडमान, अंडमान निकोबार आइलैंड। ये 8 आपके क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, ये आपको ध्यान में रखना है ना, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। वैसे ही लक्षद्वीप की क्या है, कवरत्ती है ना। तो ये ज्यादा टफ पड़ता है, यही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में अगर जो है कि राजधानी पूछता है तो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड का जो है कि राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो लक्षद्वीप का लक्षद्वीप का तो कावारत्ती, कावारत्ती इसकी राजधानी है, ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.G. रामचंद्र को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है ना। भारत की सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री कार्यरत रहने वाले कौन है, तो सिक्किम के हैं, ये है कुमार, मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग। कौन है, पवन कुमार चामलिंग। भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पे काबिज रहने वाले व्यक्ति कौन है, पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम के हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीएम अभी वर्तमान में कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है। ये कब से 19 मार्च 2017 से अभी तक चले आ रहे हैं, है ना। चलिए, वर्तमान में जो है कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का देवेंद्र फडणवीस है, देवेंद्र फडणवीस है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत राव चौहान, यशवंत राव चौहान है। अब अपने अपने स्टेट का याद कर लीजिएगा, अपने अपने स्टेट को क्या करना है, आपको याद कर लेना है कि आपके जो है कि स्टेट के प्रथम जो है कि आपके मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है, 403 सीटें हैं, सर्वाधिक सीटें हैं कहां पे, उत्तर प्रदेश में, है ना। विधान परिषद की जो है कि सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी हो गई, 30 हो गई। तो इस प्रकार से हम 3 एज देख लिए, 3 एज देख लिए का मतलब क्या हो गया, 3 एज देखने का मतलब ये हो गया कि विधान सभा के लिए 25, है ना। राज्यपाल के लिए
राज्यपाल राज्यपाल के लिए कितनी एज होनी चाहिए? 35। और विधान परिषद के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। ये आयु आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान सिंह 2022 में चुने गए हैं, तब से भगवंत मान सिंह जो है कि यहाँ पे सीएम बने हुए हैं। बिहार विधानसभा में 243 सीट है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर 122 सीट किसी के पास है तो सरकार बना ले जाएगा। बहुमत की सीट कितनी है? 122। बहुमत की सीट कितनी है? 122। अगर किसी पार्टी के पास 122 सीट है तो वो विधानसभा में सरकार अपना बना ले जाएगी। कहाँ पे? बिहार में। अभी यहाँ पे जो क्या होने वाला है? इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी दीदी जी हैं, जिनको प्यार से लोग दीदी जी बोलते हैं। तो दीदी बोलते हैं ना तृणमूल को, की जो हेड है ममता बनर्जी, उनकी सरकार है। वो भी काफी बुजुर्ग हो गई हैं, है ना, इलेक्शन लड़ते लड़ते। भारतीय राज्यों में जनगणना करते समय राज्यपाल का नाम सर्वप्रथम होता है। भारतीय राज्यों की जब जनगणना होती है तो चूंकि मैंने क्या बताया आपको? बताया ना कि राज्यपाल क्या होता है? राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है, प्रथम व्यक्ति होता है। तो सबसे पहले नाम क्या होता है? उसी का लिखा जाएगा, सेम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा स्तर पर मातृभाषा में ही अध्ययन करने की सुविधा देने की व्यवस्था करेगी। कहने का मतलब यह है कि अब यहाँ पे बात की गई एजुकेशन की, तो एजुकेशन में बात की गई है तो भारत में त्रिभाषा सूत्रीय फॉर्मूला चलता है। शिक्षा में क्या चलता है? त्रिभाषा सूत्रीय शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है। त्रिभाषा सूत्रीय शिक्षा व्यवस्था है। त्रिभाषा सूत्रीय शिक्षा व्यवस्था में यह है कि एक तो आपकी मदर लैंग्वेज होगी यानी मातृभाषा होगी, और प्रारंभिक शिक्षा यानी 1 से लेके 5 तक या 1 से लेके 3 तक जो है कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी बच्चे को वह मातृभाषा में दी जाएगी। उसके बाद एक कोई क्लासिकल लैंग्वेज होगी आपकी और एक आपकी इंग्लिश होगी। एक आपकी क्लासिकल लैंग्वेज कोई भी आप ले लीजिए और साथ ही साथ एक आपका क्या होगा? इंटरनेशनल लैंग्वेज या कह लीजिए कि आप इंग्लिश होगी। इस तरह की त्रिभाषा सूत्रीय फॉर्मूला जो है कि रखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जो आपका स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है, एक तो होता है केंद्र का, है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वैसे ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ बिहार, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूपी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ गुजरात, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ हरियाणा, है ना, एमपी, राजस्थान। तो इस तरीके से ये जो है कि होता है और इसका हेड कौन होगा? राज्यपाल होगा। इसे ऑपरेट कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है। विधानसभा में मनी बिल को अनाउंस करने का काम कौन करेगा? तो विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष। और विधानसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति विधानसभा का अध्यक्ष होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। लेकिन उपराष्ट्रपति विधानसभा का अध्यक्ष
ओ रुकिए, सॉरी 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 सॉरी, विधानसभा है ना, अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा, नहीं नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, क्या कर रहा है, ठीक है सॉरी। विधानसभा का अध्यक्ष जो है कि विधानसभा में जो सरकार बनाते हैं है ना, उनके द्वारा एक चुन करके एक किसी वरिष्ठ व्यक्ति को बिठाया जाता है। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति नहीं होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, हम राज्यसभा की बात यहाँ पे बोल दिए तो राज्यसभा अलग है, विधानसभा अलग है, चलिए ठीक है सॉरी। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में सबसे लंबे समय तक कार्यरत महिला मुख्यमंत्री कौन है? शीला दीक्षित। कौन है? शीला दीक्षित। शीला दीक्षित 2014 तक, कब तक? 2014 तक मुख्यमंत्री रही। अन्ना हजारे जी का आंदोलन चला, करप्शन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल की मांग हुई। वहां पे अरविंद केजरीवाल निकल के आते हैं, आम आदमी पार्टी का निर्माण करते हैं और शीला दीक्षित को दिल्ली से उखाड़ फेंकते हैं। वो ऐसा समय था कि केंद्र में भी जो है कि आपकी कांग्रेस सरकार थी और दिल्ली में भी कांग्रेस सरकार थी और बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुए थे और इसके जो है कि खिलाफ एक कह लीजिए कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था या लोगों में आक्रोश था, तो बहुत जगह से कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक दिया गया। वैसे दिल्ली में भी जो है कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू का श्रीनगर है, जबकि शीतकालीन जम्मू है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भारत में किसी राज्य की राजधानी दो हो सकती है। जम्मू कश्मीर की राजधानी दो है, उत्तराखंड की राजधानी दो है, हिमाचल प्रदेश में भी जो है कि ये क्या है, दो है। तो इस तरीके से जो है कि एक से ज्यादा राजधानियां एक राज्य की होती हैं, कोई ग्रीष्मकालीन होती है, कोई शीतकालीन होती है। ठीक है, भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन उस राज्य का राज्यपाल करेगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 243 झ के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखते हैं, राज्य का महाधिवक्ता है ना, जिसे कहते हैं स्टेट एडवोकेट जनरल। जैसे आपका अटॉर्नी जनरल होता है स्टेट में, केंद्र सरकार में अटॉर्नी जनरल होता है जो केंद्र सरकार का एक तरीके से विधि वेदता होता है या प्रथम विधिक जो है कि अधिकारी होता है, और वो भारत के किसी भी जो है कि कोर्ट में जाके भारत सरकार की तरफ से अपना प्रैक्टिस वगैरह कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। वहां पे मैंने ये भी बताया था कि वो संसद में जाके सुनवाई में भाग भी ले सकता है, पार्टिसिपेट भी कर सकता है, बहस में अपनी बातें भी रख सकता है, प्रश्न भी पूछ सकता है, बस वोटिंग नहीं कर सकता है। सेम फीचर स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल के पास होता है। जो राज्य सरकार होता है, राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी या विधि वेदता कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है, जो अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नर द्वारा। वो जो है कि राज्य सरकार के तरफ अपने यानी कि नीचे हाई कोर्ट व हाई कोर्ट से नीचे जो है कि जो कोर्ट है वहां पे सुनवाई वगैरह कर सकता है, प्रैक्टिस वगैरह कर सकता है, सरकार के तरफ से केस वगैरह लड़ता है। हालांकि छोटे छोटे कोर्ट में देखेंगे, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखेंगे तो वहां पे सरकारी वकील रखे जाते हैं, वो अलग होते हैं। बट ये भारत जो है कि राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है सरकार की तरफ से। ठीक है, महाधिवक्ता कब तक बना रहेगा? तो प्रसाद पर्यंत, जब तक जो है कि राज्यपाल इनको प्रसाद देते रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे, तब तक यह जो है कि उस पोस्ट पे बने रहेंगे। ठीक है, प्रथम विधिक अधिकारी होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि प्रथम विधिक अधिकारी होता है। विधानसभा का 17वां शान वह सत्र को भंग करना। ठीक है, अब देखिए, जैसे केंद्र में जो है कि जो सेशन चलते हैं, जो सत्र चलते हैं, उसकी आहूत व निर्वसन यानी कि समापन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वैसे राज्य सरकार में जो है कि सत्र की शुरुआत और सत्र का समापन जो है कि कौन करता है? राज्यपाल करता है, और कुछ नहीं है। अब यहां पे बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, निर्वाचन आयोग। ठीक है,
निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग एक अस्थायी संवैधानिक संस्था है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था है, कौन संवैधानिक संस्था नहीं है, जो है कि साथ ही साथ जो है कि एक ये भी पूछ लिया जाता है कि चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो इस तरह यहाँ पे भी जो है कि आपको इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। जो केंद्र सरकार में चुनाव आयोग है उसमें 3 होते हैं, एक जो है कि आपके मुख्य चुनाव आयुक्त, दूसरे अदर चुनाव आयुक्त, और इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और इनका जो है कि जो सैलरी और वेजेस है, यानी कि जो वेतन भत्ते हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है। सेम स्टेट लेवल पे आएंगे राज्य चुनाव आयोग, तो राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है। भारत में राजनीतिक पार्टियों को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता देना, यानी कि क्या है, देखिए क्या है, तो चुनाव आयोग का कार्य क्या है, चुनाव आयोग का कार्य है भारत में राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना, क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में, राष्ट्रीय पार्टियों के रूप में जो है कि मान्यता देने का कार्य किसका है, चुनाव आयोग का कार्य है। वोटर लिस्ट बनवाने का काम किसका है, चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव कराने का कार्य किसका है, तो आपका चुनाव आयोग का है। ये 2 3 4 जो है कि काम होते हैं, है ना। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों तथा कार्यकाल में परिवर्तन भारत संसद कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग के जो भी अधिकारी हैं, उनके पद और नियुक्ति और इनसे रिलेटेड जो भी प्रावधान है उसमें परिवर्तन करने के पास पावर किसके पास होती है, संसद के पास होती है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको क्या किया, अभी बताया है। केंद्र स्तर पे मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त, यानी कि 3 लोग होते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य जो है कि इलेक्शन ऑफिसर्स को नियुक्त करता है। कौन, राष्ट्रपति। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के रूप में मान्यता दिया है। तो बहुत सारी पार्टियां हैं, देखिए मुख्य रूप से राष्ट्रीय पार्टियां बहुत कम हैं, गिनी चुनी है। 4-5 पार्टियां आपको, मैक्सिमम 4 से 5 पार्टियां मिलेंगी जो आपको क्या है, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। नहीं तो बाकी सारी क्या है, जिसमें मेन जो है कि 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, है ना। ये है। चुनाव आयोग का कार्य क्या है, तो चुनाव का अधीक्षण करना। अधीक्षण करने का मतलब हो गया कि चुनाव की निगरानी कराना और चुनाव कराना, 2 कार्य ये हो गया। निर्देशन करना, संचालन करना और निर्वाचन सूची को तैयार करना। इसका मतलब ये हो गया, ये 4 कार्य यहाँ पे है। वोटर जो है कि आईडी या कह लीजिए कि वोटर लिस्ट बनाने का काम, संचालन करने का काम, निर्देशन करने का काम और चुनाव में अधीक्षण यानी कि चेकिंग वगैरह करने का काम किसका है, चुनाव आयोग का है। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से संसद के दोनों सदनों में के द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत व उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 बहुमत के द्वारा साबित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया, इसको सामान्य तौर पे कहते हैं संसदीय प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया क्या कहते हैं, संसदीय प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में ऐसा हमें पता चलता है कि भ्रष्टाचार या कदाचार कर रखे हैं, इस कंडीशन में जो है कि जो सदन है, सदन लोकसभा राज्यसभा किसी भी जो है कि सदन में आपकी संसदीय प्रक्रिया शुरुआत होगी और उसके बाद उनको सूचित किया जाएगा, उनको बचाव का पूरा जो है कि मौका दिया जाएगा, 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, वो सारी चीजें अपनी बात रखेंगे आके। साथ ही साथ अगर उन पे कदाचार साबित हो जाता है और वोटिंग होती है 2/3 बहुमत से, अगर वो प्रस्ताव या संसदीय प्रक्रिया पूरी हो जाती है
तो चुनाव आयुक्त को इस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। ठीक है। भारत में मतदान सूची को अद्यतन यानी अपडेट करने का काम, अपडेट करने का, अब ये देखिए ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर। जो चुनाव आयोग का कार्य है ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। कारण क्या है, कारण क्या है, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। कारण क्या है, अभी देखिए अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है, साथ ही साथ जो है कि चुनाव आयोग जो है कि अब वोटर लिस्ट को अपडेट कर रहा है, और अपडेट कर रहा है तो इसमें बहुत सारे जो आपके क्षेत्रीय दल हैं या आप कह लीजिए कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो बहुत बड़े लेवल पे अपने जो है कि बातों को रख रही हैं कि ये गलत तरीके से किया जा रहा है, इसको एक चुनावी मुद्दा मतलब कि बनाया जा रहा है। दोनों यानी कि सरकार और विपक्ष दोनों के अपने अपने मत हैं। अब उस मत में हम जो है कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ये कहा जा रहा है कि ये आपको ध्यान रखिएगा, है ना। सरकार कह रही है कि सूची को अपडेट किया जा रहा है, विपक्ष कह रहा है नई सूची बनाई जा रही है, पुराने बहुत सारे लोगों को हटाया जा रहा है, उन सबका अपना अपना मत है ना। अब ये विवाद का विषय बना हुआ है। हालांकि इसमें एक एंगल ये भी है कि इसमें जो रोहिंग्या और आपके क्या बोलते हैं कि बांग्लादेशी जो लोग हैं वो जो आके इलीगली तरीके से यानी अवैधानिक तरीके से जो है कि भारत में रह रहे हैं, उनको जो है कि इससे अलग करना एक जो है कि मकसद है, जिस मकसद से ये काम किया जा रहा है। अब जो भी सरकार का मंतव्य है, जो भी मकसद है वो सामने कुछ समय में आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन गुप्त मतदान से होता है, गुप्त मतदान से होता है। जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है दोनों गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। गुप्त मतदान प्रणाली से मतलब ये हो गया कि जो मतदाता है, मतदाता कभी भी इस बात को डिस्क्लोज नहीं करता है कि हम किसको जो है कि वोट देंगे या किसको वोट नहीं देंगे या किसको वोट नहीं, छिपा करके। देखिए जब आप वोट देने जाएंगे ना तो वो जो मशीन होती है, वोटिंग मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, वो चारों तरफ से कवर होती है, वो देख नहीं सकता कोई कि आप किसको वोट दे रहे हैं। यही गुप्त मतदान होता है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय चुनाव में मतदान का अधिकार सार्वभौमिक मताधिकार, वयस्क मताधिकार है। अब यहां पे ये हुआ था कि जब संविधान बन रहा था तो संविधान में 114 दिन के आसपास जो है कि बहस चली थी, और 114 दिन पे जो बहस चली थी उस बहस में बहुत सारे मुद्दे थे जिसपे बहुत बहसबाजी हुई थी, बहुत झगड़े हुए थे, है ना। बट एक मुद्दा ऐसा था जिसपे कोई बहसबाजी नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुआ, वो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष पूरा कर लिया है, जो भी व्यक्ति 18 वर्ष पूरा कर लिया है, वो चाहे किसी भी धर्म समुदाय, किसी भी जात, किसी भी जो है कि वर्ग, वो किसी भी जो है कि जेंडर का हो, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। वो भारतीय होना चाहिए या भारतीय मूल का होना चाहिए और 18 साल एज पूरी होनी चाहिए। बस यही दो क्राइटेरिया है और उसको हम वोटिंग का राइट देते हैं। इसी को कहा जाता है क्या, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ठीक है। तो इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, इस पे सभी लोगों ने समर्थन दिया, इट्स ओके, ये सही है, ये होना चाहिए, तो इसको समर्थन देके आगे बढ़ा दिया गया था। ठीक है। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ये साहब बैठे हुए हैं। वर्तमान में ज्ञानेश कुमार जी ये साहब बैठे हुए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। पीछे यहाँ पे देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू जी की फोटो लगा के बैठे हुए हैं, मस्त। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जो आयु पहले पूरी हो जाएगी उनको हटा दिया जाएगा, वो चले जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई। हाँ, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बहुत सारे एग्जाम में आज भी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? ईवीएम के फुल फॉर्म में आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। पहले इसके 2 कंपोनेंट होते थे,
ईवीएम मशीन होती थी प्लस आपका कंट्रोलर होता था, दो ही जो है कि इसके कंपोनेंट होते थे, बट अभी तीन हो गया है। तीन हो जाने का ये वीवीपैट लगा दिया गया है। वीवीपैट लगाने का मकसद ये है कि बहुत बार इलेक्शन में जो है कि जो अपोजिशन पार्टी है या जो हारने वाली पार्टी है वो चुनाव आयुक्त पे धांधली या घपलेबाजी या गलत फॉल्स वोट का जो क्लेम करती है कि गलत वोट पड़ा है, हम दिए किसी और को, गया कहीं और पे। इस समय भी देखिए ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। ये मुद्दा बहुत क्या हुआ है, गरमाया हुआ है। ये आप डिस्कशन खूब देख रहे होंगे। फॉल्स वोट कर्नाटका में, फॉल्स वोट कर्नाटका में, फॉल्स वोट पड़ रहा है। बीजेपी जहां जहां जीत रही है वो गलत तरीके से जीत रही है, वोट में इलेक्शन में धांधली हो रही है ना। तो ये तमाम सारे जो है कि इल्जामात लगाए जाते हैं किस पे, चुनाव आयोग को पे। तो चुनाव आयोग ने एक अलग से कंपोनेंट जोड़ दिया वीवीपैट और कहा कि भैया देखो अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो हम वीवीपैट में रसीद काउंट कर देंगे। इसमें जो वोट होगा, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को वोट देगा उसी को जाएगा और इसमें से पर्ची कट के आ जाएगी कि हाँ वीवीपैट में अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो हम इसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो वीवीपैट की बात हो गई। ठीक है, अब लास्ट छोटा सा टॉपिक बन गया क्या, आपातकालीन, आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो संविधान में 3 अनुच्छेद है जिसके तहत जो है कि आपके इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है। पहला है आपका अनुच्छेद 352, 356 और 360, है ना, 360। तो 252 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है और 352 के तहत आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगता है और अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक भारत में नहीं लगाया गया है। ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति, है ना, 252 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रपति जो है कि पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर सकते हैं और ये अभी तक 3 टाइम हुआ है ना। 3 टाइम कब कब हुआ है, कब कब हुआ है, तो 1962 के चाइना भारत युद्ध के समय, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 में जो है कि आपके इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। ये 3 बार लगा हुआ है। ठीक है, 356 के तहत राज्यपाल राज्य में कानून व्यवस्था भंग या विफल होने की स्थिति में लिखित रूप से केंद्र सरकार व राष्ट्रपति से सिफारिश करती है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। 60 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक भारत में घोषणा नहीं हुई है ना, भारत में इसकी घोषणा नहीं हुई है। ये मंत्री परिषद के सलाह पे लगाया जाता है, जितनी भी इमरजेंसी लगाई जाती है मंत्री परिषद पे, बट ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया है। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब पॉलिटी में एक और टॉपिक है, पॉलिटी में एक और टॉपिक है और एक टॉपिक एक क्लास होगा या 2 हो सकता है, 2 हो जाए, ज्यादा बड़ा हो तो उसमें सारी चीजें हम कवर नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।